हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इसमें हमने उसके डेफिनेशन, इसको फंक्शंस और नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई भी आपको क्वेरी लगती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच विद इन अ सोसाइटी आर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ये जो डेफिनेशन या हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट किसने दिया है? मार्शल, कीन्स, क्राउथर या फिर एली। आंसर करिए। स्टैटिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे। किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? देखिए, ये कॉन्सेप्ट दिया था एली ने। ठीक है, डिस्कस करने की और इसमें ज़रूरत नहीं है, आपको इसको ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट देखिए, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी है जो मनी का काम करती है, यानी कि जो उसका यूज़ करती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? वॉकर ने, रॉबर्टसन ने, क्राउथर ने या फिर पॉल इंजिंग ने। अगेन स्टैटिक है, मनी इज़ व्हाट मनी डज, ये स्टेटमेंट है वॉकर का। राइट ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू। मनी की जो वैल्यू है वो हमें क्या बताती है? गोल्ड परचेस्ड बाय मनी, जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी या फिर वैल्यू इंट्रिंसिक इन मनी। क्या होगा आंसर? देखिए, वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो ये हमें जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी के बारे में बताती है। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर है। अदर वर्ड्स की हम बात करें तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इसकी परचेजिंग को डिनोट करती है, व्हाट मनी कैन बाय। ठीक है, यानी कि उससे हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं। सेलिंग मैन बताते हैं कि जो मनी की जो वैल्यू है वो उसकी परचेजिंग पावर को बताती है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू जर्नल परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये स्टेटमेंट सेलिंग मैन ने दिया है। तो हो सकता है उस तरह से भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नियरनेस ऑफ नियर मनी डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करती है? लीगलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, वैलिडिटी या फिर लिक्विडिटी। ये हमारे डिपेंड करती है लिक्विडिटी पर। देखिए, जो हमारा किसी भी ट्रांजैक्शन डिमांड की जो सम टोटल होता है वो हमारा डिपेंड करता है उसकी डिमांड पे, या हम बोल सकते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड, जो भी उस मनी के लिए स्पेकुलेटिव डिमांड है उस पर। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मनी जो है अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली तरह से कन्वर्ट कर पाएँ तो वो हमारी लिक्विडिटी पे ही तो डिपेंड करेगी कि हम उसको कितनी जल्दी लिक्विड कर सकते हैं। नियर मनी का मतलब होता है हाई लिक्विड नॉन कैश असेट्स, जैसे कि स्विंग अकाउंट हो गए, डिमांड डिपॉजिट हो गए, जो कि हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। इसको हम क्वासी मनी के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल बैंक बेसिकली इस तरह की मनी को यूज़ करती हैं, नियर मनी वाले कॉन्सेप्ट को ये यूज़ करती हैं। आपने देखा होगा M1, M2 और M3 कॉन्सेप्ट को, तो वो हमारा इसी मनी को क्लासीफाई करता है। ठीक है, यानी कि नियरनेस ऑफ नियर मनी को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इन नॉर्मल सेंस इंक्लूड्स। बताइए। एक मनी को हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे जान सकते हैं? करेंसी से, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट से, करेंसी और बैंक डिपॉजिट से या फिर ऑल लिक्विड एसेट्स से। देखिए, जब भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं मनी में तो इसमें करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, कॉइन्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं।
इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब इसमें से आपको बताना है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इंडिजीनियस बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को तो आप समझते ही होंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको क्लासिफाई करके अच्छे से समझते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली अपने इंडियन मनी मार्केट को। फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, सेकंड होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, थर्ड होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की यहाँ पे बात की जा रही है जिसमें आते हैं आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब हमने इतनी सारे डिस्कशन किए तो देखिए उसमें सेंट्रल बैंक आ गया, कॉमर्शियल बैंक आ गया, रीजनल रूरल बैंक आ गया, लेकिन इंडिजीनियस बैंक उसमें इंक्लूड नहीं हुआ। इंडिजीनियस कौन से होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड में होते हैं, जैसे कि महाजन, सराफ, चिटफंड, लैंड लॉर्ड्स, जमींदार्स, इंडिजीनियस बैंक्स, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड का पार्ट है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा इंडिजीनियस बैंक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव का अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। कोऑपरेटिव हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। अब इसमें से कौन सा फंक्शन मनी का फंक्शन नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बताइए मनी का क्या फंक्शन नहीं है? देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम तो करती है मनी। स्टोरेज ऑफ वैल्यू यानी कि उसकी एक वैल्यू होती है जो कि फिक्स हो जाती है कि इस मनी की ये वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि 1 रुपी कॉइन की 1 वैल्यू है, 10 रुपी कॉइन की 10 वैल्यू है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब यहाँ पर एक यूनिट की मेजरमेंट हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 रुपये है, इसकी वैल्यू 2 रुपये है, तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। हम इजीली उसको बता सकते हैं कि ये कॉइन हमारा इतने का है, तो इससे अगर हम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसका मेजरमेंट इतना होगा। ठीक है, लेकिन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मनी की जो वैल्यू होती है या मनी का जो प्राइस है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। आपने देखा होगा कि जो इंडियन रुपी है डॉलर के कंपैरिजन में कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, बेसिकली वो डाउन ही रहता है। तो यहाँ पर हमारी स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस इसका पार्ट या इसका फंक्शन नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें मनी के फंक्शंस की, तो बेसिकली मनी के फंक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मेन फंक्शन, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी फंक्शन, कैजुअल और कंटिजेंट फंक्शन एंड अदर फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आते हैं एक्सचेंज मीडियम, और सेकंड आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सेकंड जो हमारा सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, उसमें आ जाते हैं बेसिक ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, वैल्यू एक्यूमुलेशन यानी मीन्स ऑफ शॉर्टेज स्टोरेज हो गया, या परचेजिंग पावर ऑफ ट्रांसफ़र हो गया। थर्ड आता है कंटिजेंट फंक्शन, जिसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, क्रेडिट बेसिस और असेट्स लिक्विडिटी। वहीं हम अदर वर्क या अदर फंक्शन की बात करें तो उसमें आता है सॉल्वेंसी, कैरियर ऑफ डिज़ायर। ठीक है, तो ये 4 होते हैं मनी के फंक्शंस। ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा थर्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल इज। बताइए मनी की वैल्यू और उसके जनरल प्राइस लेवल में किस तरह का रिलेशन होता है? डायरेक्ट, इनवर्स, इनडायरेक्ट या फिर प्रोपोर्शनल? क्या होगा इसका? ये यहाँ पे इनवर्स रिलेशन बताता है। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ मनी है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होता है, जबकि हमारी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमारी स्टेबल रहती है। ठीक है, डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारा जो
रिलेशनशिप दोनों में डेवलप होगा वो इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं, दो आइटम हैं जो हमने 10 रुपये में ख़रीदे, और अगर यहाँ पर उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो हम उस 10 रुपये में उन दो आइटम को नहीं खरीद सकते। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो हम 10 रुपये में फिर एक आइटम खरीद पाएंगे, तो क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस लेवल तो इंक्रीज़ हो गया लेकिन उस 10 रुपये की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप डेवलप करता है दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एविल ऑफ मनी। अब इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सोशल एविल नहीं है मनी का। ट्रेड साइकिल, फ्रॉड, मर्डर, करप्शन। ईजिली बता सकते हैं, देखिए फ्रॉड, मर्डर और करप्शन ये सब सिमिलर टर्म है। ठीक है, सिनोनियम है, जबकि बिल्कुल अलग क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा ट्रेड साइकिल। ये ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम बात करते हैं एविल्स की, एविल्स ऑफ मनी की, तो 3 तरह के एविल्स होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एविल, एक होता है हमारा सोशल एविल, और थर्ड होता है हमारा मॉरल एविल। 3 तरह के एविल होते हैं मनी के अंदर। इकोनॉमिक एविल में होता है जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, ओवर कैपिटलाइजेशन, ट्रेड साइकिल या करेंसी इन्फ्लेशन। तो ये ट्रेड साइकिल किस में कंसिडर किया जा रहा है, इकोनॉमिक एविल में। सोशल एविल में आ जाते हैं जैसे कि सोशल स्टेटस, राइज ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, मोर एक्सप्लॉयटेशन, हॉस्टिलिटी, फ्रॉड, मर्डर, करप्शन। मोरल में आ जाते हैं हमारे ग्रीड, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, मनी विच परफॉर्म्स द फंक्शन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड कॉमोडिटी मनी, अकाउंटिंग मनी, रियल मनी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर बताइए। मनी जो कि परफॉर्म कर रही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन, वो हम किस में कंसिडर करते हैं, ये कंसिडर किया जाता है हमारा रियल मनी में। ठीक है, और रियल मनी को कीन्स ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा मटेरियल मनी, सेकंड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो ये भी आप लिख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। अगेन एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है वो कौन सी फंक्शन की कैटेगरी में लाई होता है। Money is a standard for deferred payments. This function of money comes in the category of primary function, secondary function, contingent function या फिर other function। और deferred payment की यहाँ पे बात की जा रही है, तो deferred payment किस function में आएंगे, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किए थे। 4 फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन एंड अदर फंक्शन। तो जो डेफर्ड पेमेंट का जो बात की यहाँ पे की जा रही है वो हमारे सेकंड फंक्शन में लाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अगर क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मनी मार्केट हमें क्या प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एग्रो क्रेडिट, कार क्रेडिट या फिर नन ऑफ दीज। अब आपने देखिए मनी मार्केट की बात की जा रही है, तो इसके अलावा हमारे पास एक और मार्केट होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो आप मनी मार्केट का तो बताएंगे, साथ में कैपिटल मार्केट का भी बता दीजिए कि कैपिटल मार्केट हमें किस तरह का क्रेडिट प्रोवाइड करता है। देखिए मनी मार्केट की बात की जा रही है तो मनी मार्केट हमें प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट को। कैपिटल जो होता है हमारा फोकस करता है हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट को। ठीक है, मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हमें बताता है सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पर हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हाई लिक्विडिटी होती है उनमें, और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी हमारी होती है उनकी। ये जो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड्स को हमें प्रोवाइड करते हैं। मनी मार्केट हमें शॉर्ट टर्म लोन देता है जिसकी जो टाइम पीरियड होता है लेस देन और इक्वल टू 365 डेज होता है, यानी कि 1 ईयर तक का टाइम पीरियड होता है। और इसमें अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें आ जाते हैं ट्रेजरी बिल, इसमें आ जाते हैं हमारे कॉमर्शियल बिल, इसमें आ जाते हैं हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें आ जाते हैं हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है,
तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाए कि ये इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट देखिए, 1 रुपी नोट इन इंडिया इज इश्यूड बाय, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ दिस। बताइए 1 रुपये का जो नोट है वो इंडिया में कौन इश्यू करता है। देखिए जो हमारा आरबीआई है वो हमारा करेंसी को इश्यू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है। 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब आपको बताना है जो सेकेंडरी फंक्शन है मनी का वो क्या है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स है या फिर नन ऑफ दीज है। अभी हमने ये डिस्कस किया, देखिए वो क्वेश्चन फिर से चेंज होके थोड़ा सा पूछ लिया गया। मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये हमारा मेन फंक्शन है, बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ द मेटल ऑफ अ कॉइन इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू इट इज सेड टू बी स्टैंडर्ड करेंसी, रिप्रेजेंटेटिव करेंसी, फिएट करेंसी या फिर लेटर करेंसी। बताइए जब हमारे जो मेटल है उसकी वैल्यू कम है उसकी फेस वैल्यू से, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाएगी रिप्रेजेंटेटिव करेंसी। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब देखिए इसमें हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जो हमारी करेंसी है या मनी के जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एक्चुअल मनी, दूसरा होता है मनी ऑफ अकाउंट। ठीक है, एक्चुअल मनी जो है अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट होता है कमोडिटी मनी, सेकंड होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो ये जो हमारा बात की जा रही है कि वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव करेंसी डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। अब इसमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है। रिप्लेस ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आंसर करिए क्या होगा इसका। देखिए यहाँ पे फंक्शन का मनी का फंक्शन ये नहीं है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बदलना, ये तो हमारा बार्टर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। अब इसमें से कौन सा हमारा प्राइमरी फंक्शन नहीं है मनी का। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कौन सा है, ये हमारा सेकेंडरी में आता है, जबकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू हमारा प्राइमरी फंक्शन है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी इज द पाइवट अराउंड विच द होल ऑफ इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स हुज स्टेटमेंट इज। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया है, 1 मिनट। हाँ अब बताइए, मार्शल ने, लॉर्ड लेंडले ने, लॉर्ड केन्स ने या फिर हैने ने। ये जो स्टेटमेंट हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीट होते हैं यही स्टेटमेंट बार बार, तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपसे बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था मार्शल ने कि मनी है हमारा पाइवट अराउंड विच द होल ऑफ इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी क्या है आपको ये बतानी है। इलीगल मनी, नोन मनी, पैड मनी या फिर इलीगल इनकम। अब देखिए यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज होंगे लीगल मनी एंड इलीगल इनकम में। बताइए ब्लैक मनी क्या है। बहुत सुना होगा आपने न्यूज़ में कि ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, इसके पास से इतनी ब्लैक मनी मिली। देखिए ब्लैक मनी इज रेफर्स टू दोज इनकम जो कि हमारी लीगली हम उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो करेंसी होती हैं वो लीगल तरीके से अर्न की जाती हैं, जो कि हमारी रिटन फॉर्म में नहीं होती और लीगल वे से उसको हमने नहीं लिया होता, तो वो हमारी
ब्लैक मनी कहलाती हैं, जिसमें हम कोई भी टैक्स पे नहीं करता है रेसिपिएंट, और अगर हम बात करें तो उस इनकम को वो प्रेजेंट भी नहीं करता पब्लिक के सामने, ठीक है, वो उसको छुपा के रखता है। ब्लैक मनी जो है वो दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। अगर हम बात करें तो इलीगल एक्टिविटी एंड लीगल बट अनरिपोर्टेड एक्टिविटी, ठीक है। तो ब्लैक मनी को यहाँ पर डिनोट किया गया है इलीगल इनकम से, ना कि इलीगल मनी से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप सबसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।